नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने आपसे सहायता मांगने के लिए और मैं आपको जिस बारे में बता रही हूँ, मैं इसके पूर्व भी आपको सारे डॉक्यूमेंट भेज चुकी हूँ और आपसे बाकायदा आपको वीडियो भेज के भी मैंने हमारे सारी समस्या बताई है। और आज फिर दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है, जिसके संबंध में मैं आपको बता रही हूँ। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि मेरे जो भेजे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज़ उन्हें स्टडी करिए और इनके खिलाफ एक कार्रवाई करने की का शुरुआत कर दीजिए। मैं आज जो वीडियो आपको भेज रही हूँ उसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक प्रमोद दवे मुख्य प्रबंधक हैं, वो उनका रिटायरमेंट 30 जून को है और उस व्यक्ति ने बाकायदा अन्य कई कर्मचारियों को झूठी जांच करके झूठे आरोपों में फंसाया और उनके पैसे रोक के उनको काफ़ी परेशान किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एक रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ रुपए इस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को सरकारी प्रतिभूति निवेश के लिए दिए थे और उसमें श्रीमान दिनेश जैन, उनके पास वो चार्ज था और उन्होंने वो पैसे का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जिसके पास वो चार्ज था उन्होंने भी वो पैसा उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा ये भी बात है कि सरकारी प्रतिभूति निवेश के लिए जो रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ रुपया दिया, उसका उपयोग वो बैंकिंग मैनेजर दिनेश जैन स्वयं उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एक संचालक मंडल है जिसके सदस्य हैं जो ये डिसीजन लेते हैं कि ये पैसा उपयोग करना और किस किस मद में उपयोग करना है। तो जब तक वो ये आदेश पारित नहीं करेंगे तो वो चाहे बैंकिंग मैनेजर है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो फर्स्ट तो है कि संचालक मंडल को ये डिसीजन लेना चाहिए था और उनको देना चाहिए आदेश के भी आप इसका उपयोग करिए। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि उस व्यक्ति के श्रीमान दिनेश जैन के रिटायरमेंट लेटर में ऐसा कहीं पे कोई नहीं लिखा हुआ है कि वो सरकारी प्रतिभूति निवेश में दोषी हैं। और दूसरा मैं बताऊं, और उसके जो इस सरकारी प्रतिभूति निवेश के मामले में जो रिजर्व बैंक है उसने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर बाकायदा जो दंड आरोपित किया है उसके खिलाफ इससे पूर्व जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एक एमडी थे भवानी सिंह जी कविया, उन्होंने भी केस किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में बैंक का कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं है। इन्हें स्पष्ट होता है कि बैंक जो रिजर्व बैंक वर्सेस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो केस लगा हुआ है हाईकोर्ट में, उसमें पूर्व प्रबंधक ने स्पष्ट लिख के दिया है कि बैंक सरकारी प्रतिभूति निवेश मामले में बैंक का कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। स्पष्ट है कि अभी केस चल रहा है और केस के अंदर जब अगले ने लिख दिया है कि इसमें कोई बैंक कर्मचारी दोषी नहीं है एमडी ने, तो आप जबरदस्ती किसी को दोषी बना के उसका पैसा रोक रहे हैं। जो व्यक्ति जो श्रीमान दिनेश जैन 4-5 साल से रिटायर्ड हैं और काफ़ी आर्थिक परिस्थितियों से बहुत विकट परिस्थिति गुजर रहे हैं और उनकी पत्नी का भी बहुत भी जो हार्ट अटैक आया था उसमें उनका एंजियोप्लास्ट हुआ है। लेकिन मुख्य प्रबंधक जो प्रमोद दवे, उन्होंने स्पष्ट मना किया कि मैं ये भुगतान नहीं होने दूंगा। और जो प्रबंध निदेशक पहले ओमपाल सिंह थे, वो तो मैं आपको पहले भी कह चुकी कि वो भ्रष्टाचार को बहुत महत्व देते हैं और वैसे भी इस बैंक में जो भी आता है वो कोशिश ये करता है कि इस बैंक से जितना हम क्योंकि कोऑपरेटिव विभाग वास्तव में सिमिलर पुलिस विभाग के बराबर है और पैसा छोटे से बड़े अधिकारी तक पहुंचता है, इसलिए रजिस्ट्रार कार्यालय भी हम बराबर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो, मैंने काफ़ी वीडियो भेजे हैं आपको, उसमें मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रार कार्यालय भी हम कई बार जा चुके हैं, लेटर भेज चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रार कहते हैं कि जो एमडी करेगा वही सब सही है। और ये पावर तभी दिया जाता है क्योंकि रजिस्ट्रार है वो पूरे राजस्थान का अधिकारी है, लेकिन अगर वो ये अधिकार अगर एमडी को दे देता है कि वो गलत कुछ भी करता है तो कर सकता है, तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसी मैटर में सरकारी प्रतिभूति निवेश मामले में श्रीमान सुनील त्रिवेदी थे, वो भी बैंकिंग मैनेजर थे और वो भी इस कमेटी के मेंबर थे। तो बाकायदा मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे ने उन्हें भी दोषी बताकर और इस मामले में उनका भुगतान रोक दिया गया। लेकिन वो उन्होंने कोर्ट में केस किया और वो बाकायदा ये बराबर कह रहे हैं कि मैं इस मामले में कहीं हुई नहीं, ना मेरे रिटायरमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर भी मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे और ये इनका एक पूरा ग्रुप बना हुआ है जो जिनके पास साथ पैसे की डील होती है और उनका पैसा भी रोक दिया गया। आज 3 साल से वो भी इस मामले के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब मेन यहाँ पे एक टर्न आता है, विशेष तौर से मैं आपको बता रही हूँ कि इस बैंक में मतलब ये खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं और बाकायदा मिनिस्टर्स के एमएलए एमपीज के नाम से करते हैं और हो सकता है वो एमएलए एमपीज इनको सहायता करते हैं। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं डर रही हूँ और मैं इनको बार बार चैलेंज कर रही हूँ कि आप मेरे हर वीडियो पे मुझे बराबर आप मेरे साथ फाइट करिए कोर्ट में, मैं तैयार बैठी हूँ इसके लिए। तो अभी लेटेस्ट मैंने सुना है कि श्रीमान मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे का रिटायरमेंट 30 जून को है और
मैंने जो सुना है मैं उस सुनने के आधार पर बता रही हूँ कि बाकायदा जो एमडी है अभी वर्तमान में चोहेल साहब वो, और जो चेयरमैन साहब है, सभी ने कहा है कि हम प्रमोद दवे का मुख्य प्रबंधक का भुगतान करेंगे, जबकि वो भी सरकारी प्रतिनिधि निवेश कमेटी के मेंबर रहे हैं। लेकिन हम उनका भुगतान करेंगे क्योंकि हमको श्रीमान खुशवीर सिंह जी के आदेश मिले हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बैंक में नियम कानून कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि अगर आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का एक नेता है वो आदेश देता है तो हम वो काम करेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का नेता अगर हमें आदेश देता है तो वो हम काम करेंगे, लेकिन हम नियम के तहत कोई काम नहीं करेंगे। वहीं मैं आपको बता रही हूँ कि सेम मैटर, ये एक समान मामला है जिसमें 2 व्यक्तियों का भुगतान रोक दिया गया और तीसरा व्यक्ति उसी मामले में दोषी है, लेकिन एक नेता के फ़ोन पर ये कह रहे हैं हम आदेश पर ये भुगतान करेंगे और हमें कोई इसके लिए रोक नहीं सकता। ऐसे ही सेम मामला था कि श्रीमान जितेंद्र नाथ, श्रीमान ब्रजेश बदेरा दोनों बैंकिंग सेक्टर थे और ब्रजेश बदेरा की डेथ के 3 महीने बाद जितेंद्र नाथ की डेथ हुई, लेकिन उनके पुत्र को 90 डेज में ओम पाल सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति दी, लेकिन स्वर्गीय ब्रजेश बदेरा के पुत्र को आज 3 वर्ष बाद भी नौकरी नहीं दी। उनका यही था, उन्होंने बाकायदा एक 16 अक्टूबर को एक लेटर लिखा था, 16 अक्टूबर 2020 को, कि आप 40 लाख रुपए अगर जमा कराएंगे तो मैं आपको नौकरी दूंगा, देना संभव है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी नवंबर 2020 तक स्वर्गीय ब्रजेश बदेरा के 98,25,000 रुपये बैंक के पास जमा थे, और अगर ये माना जाए कि उन पर 40 लाख रुपए वसूली थी तो 40 लाख से 98 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ओम पाल सिंह खुद एक बहुत ही नेताओं से साठ गांठ रखने वाला और पैसा लेके काम करने वाला अधिकारी है, इसीलिए उसने 40 लाख मांगे। उसका एक लिखने का जो तरीका था उससे साफ इंटेंशन पता चल रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं रिश्वत की दरकार थी। कोई बात नहीं, चलिए ये भी एक मैं आपको मैटर दे रही हूँ कि किस तरह से ये मतलब कि खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं, और बहुत इनको रजिस्ट्रार और बड़े बड़े अधिकारी, एडिशनल रजिस्ट्रार, सबका इनको एक सपोर्ट मिलता है, इनको सारा मिलता है कि आप ये करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो राशि भी आएगी, जो भी आएगी, तो हम सब मिल बांट के तो खाएंगे, तो आप इसमें डरिए मत। अब आप ये देखें कि इसी तरह से आप जब नॉन प्रॉफिट अकाउंट का 2 वर्ष 2019 में जांच हुई, उसमें स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया नॉन पर्पस अकाउंट में एक बैंकिंग सहायक के पद पर हेड ऑफिस में अपॉइंटेड थे और उनका कोई रोल नहीं था, पर उन पर एडिशनल रजिस्ट्रार धन सिंह देओल भ्रष्ट अधिकारी, महाभ्रष्टाचारी अधिकारी भूमाराम भ्रष्ट अधिकारी, मैं इनको 12 भ्रष्ट अधिकारी बोलती हूँ, और मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, इसलिए इनका मुंह नहीं खुल रहा है। ये मुझे ये बताएं कि 40 लाख वसूली लगाई कैसे, इनके पास जवाब नहीं है। अब आप ये देखिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने जो 40 लाख वसूली इस पर लगाई, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है कि एक बैंकिंग शाखा का रोल क्या था, क्या रोल था उसका। लेकिन अशोक गौर थे, वो बैंक शाखा प्रबंधक थे, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों पर लोन किए, जिन्होंने लोन लेने वाले जो लोनी थे उनके डॉक्यूमेंट, संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स वहाँ के लॉकर से चुरा कर उन्हें वापस लौटा दिए, जबकि उन्होंने लोन की राशि जमा नहीं कराई थी। पर प्रमोद दवे ने जांच करी और बाकायदा सारा भुगतान उस व्यक्ति का किया, इवन तो पीएफ, ग्रेजुटी, पेंशन, उपार्जित अवकाश सारा उन्हें दिया गया। यहाँ पर कहा गया कि अशोक गौड़ के लिए उस समय भी एक मिनिस्टर का फ़ोन आया था और हमें वो भुगतान करना पड़ा। तो साथ ही मैं यहाँ पे जो भी कांग्रेस और बीजेपी सरकार के नेता भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो ये सोचे कि आप कैसी सरकार चलाते हैं, आप कैसी सरकार चलाते हैं ये आपका सरकार चलाने का नियम है। और अशोक जी गहलोत आपकी सरकार के नेता बाकायदा आदेश देते हैं कि भाई हाँ कोई बात नहीं, अगले ने भ्रष्टाचार किया है, आप भुगतान कर दीजिए। और जब अशोक गौड़ का भुगतान हुआ तब भी कांग्रेस के नेता ने ही बाकायदा भुगतान करने के लिए कहा था। तो ये आपने क्या रूल बना रखा है भाई कि आप आज कांग्रेस के नेता हैं, आप अपने पावर में हैं तो किसी का भी भुगतान करा देंगे, अगले ने बच्चा कितना भ्रष्टाचार किया। और एक व्यक्ति जो मर गया, उसकी विधवा है, वो परेशान हो रही है, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए परेशान हो रही है, और उसके पुत्र को अनुकंपा ने स्थिति से वंचित रखा जा रहा है। ओमपाल सिंह ने मात्र एक स्टोर चार्ज के आधार पर, मतलब बड़ी शर्म आती है और बड़ा मतलब कि अफसोस होता है कि कितना मतलब कि कैसा इंसान है। तभी मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को, एक मैंने कल एक कहानी पढ़ी थी, बद्दुआ, और वो एक समय आने पर लगती ज़रूर है, बहुत लगती है, कि मतलब कि एक विधवा का पीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, डेथ क्लेम किस आधार पर रोक लिया कि क्योंकि उसका पति मरने से पहले स्टोर का चार्ज नहीं दे के मरा था। और मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस भ्रष्ट अधिकारी ने ऑलरेडी उस व्यक्ति का डेथ से 6 महीने पहले ट्रांसफ़र कर दिया था,
और उसके बाद भी इसका भुगतान। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको जो ये वीडियो बना के भेज रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार दोबारा मेरे सारे वीडियो आप देखिए, और जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बाकायदा पोस्ट किए हैं उन्हें आप स्टडी करिए, और इनके खिलाफ एक जो भी मामला है वो तैयार करके कार्रवाई शुरू करिए। नहीं तो ये बहुत निश्चित हो चुके हैं और ये आगे से आगे भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार बैठे हैं। इनको इनके खिलाफ कार्रवाई होना, इनके भ्रष्टाचार को रोकना, इनके पापों का अंत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो ध्यान से सुनिए, और आप जो भी मुझसे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। थैंक यू कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे आपसे बहुत आशा है। नमस्कार।